टू साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 के एमसीक्यूज, और ये आपका पहला एमसीक्यू है। आपसे ये कहा गया है कि व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। इसका मतलब ये है कि घड़ी अगर 5 बजे पे है तो आप इसके दो आर्म्स के दरमियान आप एंगल फाइंड करें। ये बात आप याद रखें कि एंगल आप या डिग्रीज में फाइंड कर सकते हैं और या एंगल आप रेडियंस में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो यूनिट्स में आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपने एंगल फाइंड करना है रेडियंस में। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप इस वॉच को एक सर्कल कंसिडर करें, ठीक है। और सर्कल में अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट ले लें और दोबारा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन तय करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा ए पॉइंट तक पहुंच जाए तो आप 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये डिग्रीज में आप 360 डिग्री कवर करते हैं एक सर्कल में कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद। और अगर आप वॉच को देखें तो वॉच को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसी भी वॉच को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये 360 डिग्री हमारे पास 12 पार्ट्स में, इन केस ऑफ वॉच 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो पार्ट्स के दरमियान 12 और 1 के दरमियान एंगल कितना है, 30 डिग्री है। 1 और 2 के दरमियान, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक आर्म 12 पे है और दूसरा आर्म 1 पे है तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, वो 30 डिग्री होगा। इसी तरह अगर एक आर्म 1 पे है और दूसरा आर्म 2 पे है तो इसके दरमियान एंगल 30 डिग्री होगा। किसी भी दो आर्म्स के दरमियान एंगल क्या होगा, वो 30 डिग्री होगा। अब इस करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो एक आर्म 12 पे है, दूसरा आर्म 5 पे है, तो इसके दरमियान कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स है, मीन 5 स्टेप्स है। तो 5 पार्ट्स को, हर एक पार्ट के दरमियान एंगल 30 डिग्री है और इस वक्त इन दोनों आर्म्स के दरमियान कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है। तो अगर मैं 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्रीज। ये आंसर आपके पास आ गया डिग्रीज में, लेकिन आपसे क्या रिक्वायर्ड है, रेडियन में आपसे आंसर रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन याद करना होगा कि हमारे पास 1 रेडियन हमारे पास बराबर है 57.3 डिग्रीज। और इसी तरह अगर आप 57.3 को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 0.0174 रेडियंस के। अगर आपको इस रिलेशन की समझ नहीं आती तो रेडियंस पे और डिग्रीज के रिलेशनशिप पे मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक करें तो आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा कि 1 रेडियन किस तरह 57.3 डिग्रीज के बराबर है। इस एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना होगा कि 1 डिग्री हमारे पास बराबर है 0.0174 रेडियन। तो अगर 1 डिग्री इतने रेडियंस के बराबर है तो 150 डिग्री हमारे पास कितने रेडियंस के बराबर होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x हमारे पास बराबर होगा 150 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 0.0174 रेडियन, और 1 को आप दोनों साइड पे डिवाइड करें तो ये 1 डिग्री आ जाएगा। ये डिग्री डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा और इससे अप्रोक्सीमेट, इससे हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 2.63 रेडियंस। लेकिन ये 2.63 रेडियन हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर सकता हूँ 3 रेडियंस के। तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ये स्टूडेंट, ये आपका दूसरा एमसीक्यू है और इस एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। देखिए, डिग्रीज और रेडियन के दरमियान हमारे पास एक स्पेसिफिक रिलेशन है, और अगर आप कोई भी एंगल फाइंड करना चाहे तो एंगल आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, 2 यूनिट्स में फाइंड कर सकते हैं। या आप उसको डिग्रीज में फाइंड कर सकते हैं और या आप उसको रेडियंस में फाइंड कर सकते हैं। और रेडियंस और डिग्रीज का आपस में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन है कि 2 पाई रेडियन ये हमारे पास बराबर है 360 डिग्रीज के। तो अगर मैं 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं तो पाई रेडियन हमारे पास बराबर हो जाएगा 180 डिग्रीज के। और अगर मैं 180 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं 180 और इसको डिवाइड कर दूं 180 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा
1 डिग्री हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 180 और यहाँ पे हो जाएगा रेडियन। अब पाई किसके बराबर है? 1 डिग्री पाई हमारे पास बराबर है 3.14 डिवाइड बाय 180 और यहाँ पे हमारे पास आ गया रेडियन। अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पे पास आ जाएगा 0.01745 रेडियंस की। इसका मतलब है कि 1 डिग्री हमारे पास बराबर है 0.01745 रेडियंस के। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो आपके पास ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपका थर्ड एमसीक्यू है कि द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर दिस वैल्यू 0.005 टाइम्स 0 से इसका मेट्रिक प्रीफिक्स क्या है। तो देखिए मेट्रिक का मतलब क्या है? मेट्रिक है मेजरमेंट। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है कि आप किलो यूज करें या मिली यूज करें या नैनो यूज करें, ये दीज आर बेसिकली यूनिट्स। और इस यूनिट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। इस एमसीक्यू के लिए अगर मैं इस वैल्यू को दोबारा लिखूं 0.5 टाइम्स 0 1, ये किसके बराबर है? अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आपने इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद लिखना है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर के बाद लिखूं तो मैं कितने स्टेप्स कवर करूंगा? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं 1 पॉइंट को, तो मैंने 6 स्टेप्स कवर कर लिए। कितने? 6 स्टेप्स मैंने कवर कर लिए और टुवर्ड्स राइट मैंने कवर कर लिए। टुवर्ड्स राइट मैंने 6 स्टेप्स कवर कर लिए। यहाँ पे आप ये गौर करें कि ये मेरी बहुत कम थी 0.000 और मैंने इसे 1 बना दिया। तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा और 6 स्टेप्स कवर कर दिए, तो ये मेरे पास 10⁻⁻6 बन जाएगा। अब 10⁻⁻6 हमारे पास किस चीज के बराबर है? ये माइक्रो के बराबर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, माइक्रो। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका फोर्थ एमसीक्यू है और फोर्थ एमसीक्यू में आपसे ये कहा गया है कि आप ये बताएं कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, इन चारों ऑप्शन में करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स कौन सा है। मीन जो 71 न्यूटन हमने लिखा है, क्या ये ठीक है? ये 71 न्यूटन हम इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो 71 न्यूटन हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट यूज कर रहे हैं तो आपने उसको उसके जो पहला जो अल्फाबेट है उसको आपने स्मॉल लिखना होगा। अगर इसकी बजाय ये इस तरह लिखा होता न्यूटन तो फिर ये हमारे पास करेक्ट होता। इस वक्त ये इनकरेक्ट वे है ऑफ राइटिंग यूनिट। इस तरह अगर आप इसको देखें, इसका मतलब क्या है? एम का मतलब है मीटर, इसका मतलब है माइक्रो, इसका मतलब सेकेंड। तो ये है हमारे पास 12 मीटर माइक्रो सेकेंड। अब क्या ये एक करेक्ट वे है यूनिट को लिखने का? नहीं, ये एक करेक्ट वे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स, मैंने आपको पहले एमसीक्यू में कहा कि इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, किलो, माइक्रो, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स को आप हमेशा नंबर के बाद डायरेक्टली लिखेंगे। इस तरह आप लिख सकते हैं कि 12 माइक्रोमीटर सेकेंड, ये एक करेक्ट तरीका है। लेकिन अगर आप प्रीफिक्स को दरमियान में लिखते हैं या प्रीफिक्स को लास्ट में लिखते हैं तो आपका ये ऑप्शन फिर इनकरेक्ट, ये एक इनकरेक्ट वे है प्रीफिक्स को लिखने का, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप सी को देखें तो आपके पास ये केजी लिखा हुआ है। केजी एक सैंपल है किलोग्राम का, लेकिन ये के कैपिटल में लिखा है। अगर आप किलोग्राम का सैंपल लिखेंगे केजी तो आपने उसको स्मॉल लिखना है। ये बात आप याद रखिए कि कोई भी यूनिट अगर आप लिखेंगे तो उसको आपने स्मॉल में लिखना है, उसका सैंपल। यहाँ पे चूंकि सैंपल कैपिटल में लिखा है इसलिए ये भी हमारे पास इनकरेक्ट वे है। अगर ये इसकी जगह 1 केजी होता, स्मॉल में लिखा होता तो फिर ये ठीक होता। इस वक्त ये गलत है। इसी तरह इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 43 किलोग्राम, और ये मीटर क्यूब को अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूं तो ये पर मीटर क्यूब बन जाएगा। m-3 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूं तो ये m+3 बन जाएगा। तो 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब किलोग्राम भी स्मॉल में लिखा, केजी भी स्मॉल में लिखा हुआ है, m भी स्मॉल में है और उसका क्यूब है, तो ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है। हम यूनिट इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट, ये आपका फिफ्थ एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू में आपसे लिखा गया है कि एक स्टूडेंट है और वो सेवरल टाइम डिस्टेंस को मेजर कर रहा है और द रीडिंग्स लाई बिटवीन 49.8 एंड 50.2। उसको जो रीडिंग मिल रही है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान उसको मिल रही है।
तो द बेस्ट मेजरमेंट, दिस मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड है। इसको हम बेस्ट, एक बेहतर तौर पे हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी आपको वैल्यूज मिल जाए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक आपके पास मिनिमम वैल्यू है, एक आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप इसका एवरेज फाइंड करें। तो एवरेज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमने दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो अगर मैं इन दो वैल्यूज को ऐड कर दूं तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इस 0.2 को आप यहाँ पे ले आए तो ये 49.8 प्लस 0.2 ये 50 बन जाएगा, और यहाँ पे ये भी 50 रह जाएगा। तो 50 और 50 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 100 बन जाएगा, और 100 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 50। तो हमारे पास एवरेज क्या आ गया, हमारे पास एवरेज है 50। अब अगर आप ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में 49.8 एवरेज है, तो ये गलत है। यहाँ पे भी ऑप्शन ये है 49.8, तो ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 50 है, तो या सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब इस पे कौन सा ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूं, तो आप मिनिमम वैल्यू को देखें और इसके एवरेज को देखें। ये मैंने एवरेज निकाल लिया 50, तो एवरेज और मिनिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कितना है, 0.2 है, और मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज के दरमियान डिफरेंस कितना है, 0.2 है। तो इसलिए डिफरेंस हमारे पास 0.2 है, एवरेज हमारे पास 50 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी। तो आपका 11th नंबर एमसीक्यू क्या है, वो है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। इस नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। एडिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपने उसमें लेस प्रिसाइज नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लेस प्रिसाइज नंबर कौन सा है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं। और मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स कम होते हैं उतना ही वो वैल्यू लेस प्रिसाइज होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेस प्रिसाइज वैल्यू वो कौन सी है, वो है 25.2। तो अब हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जितने सिग्निफिकेंट फिगर इस लेस प्रिसाइज वैल्यू में है। तो लेस प्रिसाइज वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 4। तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह अगर आप एमसीक्यू नंबर 12 को देखें तो एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे ये कहा गया है कि आप कंप्यूट द रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें। ऐड करने के बाद आप ये बताएं कि इन ऑप्शंस में से ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो पहले आप ये देखिए कि आपके नंबर में रिजल्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि लेस प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, लेस प्रिसाइज वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। तो लेस प्रिसाइज वैल्यू ये हुई। अब इस लेस प्रिसाइज वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आप अपने आंसर में देखिए कि किस ऑप्शन में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। आपको एमसीक्यू नंबर 13 में ये कहा गया है कि इफ 7.635 एंड 4.81 आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, अगर ये दो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो, देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज, अगर इन दो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट कौन सा होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने क्या करना है, आपने लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस डिजिट्स में है। तो अगर आप यहां पे देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास है 4,
और अगर आप यहां पे देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास है 3। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहां पे आप देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे ये कहा गया है द प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट, और ये भी आपको गिवन है 3,85,000 किलोमीटर इज 3,25,000 किलोमीटर की में प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट क्या होगी? डियर स्टूडेंट, अगर आप ये वैल्यू लिख ले 3,85,000 3,85,000 किलोमीटर, देखिए आप अगर ये नंबर्स देखें तो ये तीनों नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैंने आपको कहा था कि 1 से 9 तक तमाम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 0 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। ये 0 की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि 0 किस पोजीशन पे है। तो अगर इन 3 नंबर्स के बारे में तो हमें कंफर्म 100% श्योरिटी है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये हमारे पास लास्ट या थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई शक हमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, वो किस पोजीशन पे है। तो अगर आप ये देखिए, इसको आप क्लास 1 से आपने ये पढ़ा है कि इसको हम कहते हैं यूनिट, इसको हम कहते हैं ये 10th पोजीशन है, और ये नंबर हमारे पास है 100 पोजीशन, ठीक है। और इसी तरह ये नंबर हमारे पास किस पोजीशन पे है, ये 1000th पोजीशन पे है हमारे पास। ये यूनिट है, ये 10th है, ये 100 है, और ये 1000 पोजीशन पे है। तो आपका जो लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वो किस पोजीशन पे है, वो 1000 पोजीशन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो सकता है वो 5 वो सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि चेंज हो सकता है, और वो किस पोजीशन पे है, वो 1000 पोजीशन पे है। तो इसलिए इन वैल्यूज में आपके पास 1000 किलोमीटर आपका प्रिसाइज मेजरमेंट है। आपने लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर को देखना है। इसी तरह अगर इसके बजाय मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, मैं आपको एक और नंबर दे दूं इससे रिलेटेड 385,600, ये एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे आप देखिए ये लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, ये किस पोजीशन पे है, ये 100 पोजीशन पे है। तो अगर आपसे मैं ये कहूं कि इसका प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है, तो इसका प्रिसाइज मेजरमेंट अगर मैं आपको कहूं कि ये किलोमीटर में है, तो इसका प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होगा, वो 100 होगा, क्योंकि ये यूनिट है, ये 10th है, और ये 100 पोजीशन पे आपका लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसलिए आपका प्रिसाइज मेजरमेंट इस केस में 100 किलोमीटर होगा। यहां पे हमारे पास लास्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1000 पोजीशन पे है, इसलिए 1000 किलोमीटर हमारा क्या है, वो प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे ये कहा गया है कि m raised to power 0, l raised to power 0 and t raised to power 0 are dimension of strain, refractive index, magnification या all of these। डियर स्टूडेंट, अगर आप देखिए m raised to power 0, l raised to power 0 and t raised to power 0, anything raised to power 0 is equal to 1। तो इससे भी हमारे पास रिजल्ट 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, और कलेक्टिवली इससे हमारे पास क्या आ रहा है, 1। अब आपको ये 3 टर्म्स पता होना चाहिए। और स्ट्रेन क्या है हमारे पास, स्ट्रेन हमारे पास एक रेशो है। किस किस चीज के दरमियान रेशो है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सिंपली मैं आपको कह सकता हूं कि ये लेंथ ओवर लेंथ एक रेशो है। तो एक लेंथ जब दूसरे लेंथ पे डिवाइड होगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास रेशो है
स्पीड ओवर स्पीड के, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मटेरियल। इन शॉर्ट स्पीड और स्पीड के दरमियान रेशो है, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह मैग्निफिकेशन भी हमारे पास एक रेशो है, हाइट ओवर हाइट के, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चूंकि हाइट दोनों है, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास 1 आएगा। तो आपको जो 3 चीजें दिए गए हैं, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्निफिकेशन, ये तीनों रेशोस है सिमिलर यूनिट्स के दरमियान, सिमिलर टर्म्स के दरमियान, तो इसलिए इन तीनों का रिजल्ट 1 आता है। और जो m raised to power 0, n raised to power 0, t raised to power 0 आपको गिवन है, उसका रिजल्ट भी 1 है। तो इसका मतलब है कि इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि 1 आर द डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ दीस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन डी होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका लास्ट एमसीक्यू है। लास्ट एमसीक्यू आपका डायमेंशनल के बारे में है, डायमेंशनल यूनिट्स। डायमेंशंस पे मैंने कल एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस एमसीक्यू के लिए आपको ये क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए कि लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सैंपल एल के साथ, मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m के साथ, और टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं t के साथ। तो पहले आप ये बात याद रखें कि टार्क हमारे पास किस चीज के बराबर है। टार्क हमारे पास बराबर है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। दिस आर इज मोमेंट ऑफ डिस्टेंस है, और फोर्स हमारे पास आप जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स हमारे पास ma के बराबर है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखूं, r मल्टीप्लाई बाय f की जगह मैं ma लिखूं, तो हम लिख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को मैं l से, l हमारे पास इसका सैंपल होगा, डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेंथ हुआ, उसका सैंपल क्या है, l है। ये हमारे पास मास है, तो इसका सैंपल क्या है, इसका सैंपल है m, कैपिटल M। दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास किस चीज के बराबर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर डिस्टेंस है, लेंथ है, तो उसका सैंपल क्या है, l है। और ये सेकंड टाइम है, टाइम का स्क्वायर, इसका सैंपल t है, तो ये क्या बन जाएगा, ये t स्क्वायर बन जाएगा। तो a की जगह मैं लिख सकता हूं l डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूं l m, और मैं लिख सकता हूं l t माइनस 2। l के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा m l स्क्वायर, और ये t माइनस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह आपके एमसीक्यूज हमने फर्स्ट चैप्टर के कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे ये कहा गया है कि टू वेक्टर्स लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स है और उनके टेल्स एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास फिर से एक वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, मैं उसको नाम दे देता हूं वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के टेल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, और when the angle between them is increased by 20 डिग्री, इनके दरमियान जो भी एंगल है, लेट्स से इनके दरमियान जो भी एंगल है, उसको अगर मैं इंक्रीज करूं बाय 20 डिग्री, इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री, अगर मैं इसको 20 डिग्री से इंक्रीज करूं, their scalar product has the same magnitude। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, अब स्केलर प्रोडक्ट से क्या मतलब है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है ये किस चीज के बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, इट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगी। अगर मैं इसके जो रीसेंट एंगल है, जो ओरिजिनल एंगल है, उस एंगल के साथ अगर मैं 20 डिग्री इंक्रीज कर दूं, तो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका आउटपुट पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो आपने ओरिजिनल एंगल फाइंड करना है, ये थीटा फाइंड करना है कि इसके दरमियान एंगल कितना है। ये स्टूडेंट यहां पे आप ये बात याद रखिए कि cos 0 हमारे पास बराबर है किस चीज के, 1 के। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे cos 10, cos 20, cos 30 अप टू cos 90 आप आ जाए, तो cos 90 हमारे पास 0 है, और
10, 20, 30 की वैल्यूज 1 और 0 के दरमियान में है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि cos 0 से cos 90 तक हमारे पास जो आउटपुट है वो पॉजिटिव में आता है। और अगर मैं एंगल को cos 90 से इंक्रीज कर दूं, जैसे मैं 91, 92, 95, 100, 110 कोई भी वैल्यू में इंक्रीज कर दूं, तो हमारे पास एंगल का जो आउटपुट है वो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। आप इस तरह करें कि आप cos 95 डिग्री फाइंड करें तो उसका आउटपुट आपको किस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। आप cos 100 फाइंड करें तो उसका आउटपुट आपको किस में मिलेगा, आपको नेगेटिव में मिलेगा। सिर्फ cos 0 से cos 90 तक आपको आउटपुट पॉजिटिव में मिलता है। जब आप एंगल इंक्रीज करते हैं तो आपको आउटपुट कहां में मिले, किस फॉर्म में मिलेगा, आपको आउटपुट नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। अब इस बात को जहन में रखते हुए कि हमारे पास 0 से 90 तक हमें आउटपुट पॉजिटिव ही मिलता है, तो अगर हमारे पास ओरिजिनल डिग्री 0 हो और मैं उसके साथ 20 डिग्री ऐड कर दूं, तो हमारे पास एंगल क्या होगा, वो 20 डिग्री हो जाएगा। तो 20 तो हमें पॉजिटिव दे रहा है, 0 भी हमें पॉजिटिव दे रहा है, cos 0 हमें 1 दे रहा है और 20 भी हमें पॉजिटिव दे रहा है। तो हमारे पास चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल डिग्री 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 डिग्री पे भी आपके पास पॉजिटिव आउटपुट आपको मिल रहा है, और अगर आप 0 के साथ 20 ऐड कर दे तो cos 20 में भी आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पे अगर आप इस ऑप्शन को देखें, cos 60 वाले ऑप्शन को, तो अगर cos 60 के साथ में 20 ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cos 80 डिग्री। तो cos 60 पे भी हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव है और cos 80 पे भी हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप 70 को ओरिजिनल एंगल कंसिडर करें और 70 के साथ आप 20 ऐड करें तो ये cos 90 बन जाएगा। तो 70 पे भी आउटपुट पॉजिटिव है और 90 अगर आप करें तब भी आउटपुट आपके पास 0 है, तो पॉजिटिव हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं बन जाता। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगर ओरिजिनल डिग्री को मैं 80 कंसीडर करूं तो 80 पे मेरे पास आउटपुट क्या है, पॉजिटिव है, और अगर 80 के साथ में 20 ऐड कर दूं तो एंगल क्या बन जाएगा, cos 100 बन जाएगा, और 100 पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। आप ये कर सकते हैं कि आप cos 80 डिग्री कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 0.1736। आप cos 100 डिग्री कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा -0.1736। यहां पे हमारे पास मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, यहां पे हमारे पास मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये क्या चेंजेस हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, के ओरिजिनल एंगल हमारे पास 80 है, अगर हम उसके साथ 20 डिग्री ऐड कर दे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड वही रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 2 आपका ये है, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड required to produce a zero resultant। इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, वो कितने वेक्टर्स होने चाहिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कि हमारे पास रिजल्टेंट इसका 0 हो। तो ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वेक्टर कॉम्बिनेशन होता है। लेट्स से अगर मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और वेक्टर ए 5i के बराबर है, तो ये 5 मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और i हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं, मैंने यहां पे दो वेक्टर्स लिए हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, जो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर्स हैं। तो इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप कोई भी दो वेक्टर ले ले, आप 10 और 12 ले ले, अगर वो अनइक्वल है तो उनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो उनका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए दो वेक्टर्स मैं इस तरह नहीं ले सकता अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले कि उसका रिजल्टेंट हमारे पास 0 आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। अब हम 3 को देख लेते हैं कि क्या 3 वेक्टर्स ऐसे हैं अगर हम अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स ले ले तो उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है या नहीं। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करूंगा, तो मैं 3 वेक्टर्स आपके सामने ले लेता हूं, आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। लेट्स से मैंने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए हमारे पास है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, और दूसरा एक वेक्टर मैंने ले लिया। मैंने असल में क्या करना है, रिजल्टेंट 0 बनाना है।
तो अगर एक वेक्टर हमारे पास 6 है तो ये दोनों वेक्टर डेफिनेटली माइनस में होने चाहिए, और माइनस में इस तरह होने चाहिए कि वो इस 6 को खत्म कर सके, इसका रिजल्टेंट हमारे पास 0 आ जाए। तो अगर लेट से मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -4 ले लूं तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में क्या लूंगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में -2 लूंगा। तो अगर मैं इसको -2 ले लेता हूं तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 6 है, दूसरे का -4 है, तीसरे का -2 है, तो आप इसको देख ले 6 -4 -2 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0। आप इसको वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 6 है, लेट से ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 है, और दो अलग वेक्टर आप ले ले जिसके डायरेक्शन इसके अपोजिट हो, एक का मैग्नीट्यूड -4 हो, दूसरे का -2 हो, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। इसी तरह 4 भी मैं ले सकता हूं, 4 वेक्टर से भी मैं रिजल्टेंट 0 निकाल सकता हूं, 5 अनइक्वल वेक्टर से भी मैं रिजल्टेंट 0 निकाल सकता हूं, लेकिन यहां पे आपको कहा गया है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितने होने चाहिए, 3 4 5 में मिनिमम कौन सा है, 3 है, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, वो ऑप्शन बी है। ओके डियर स्टूडेंट, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड ए है। जैसे ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर इसका रिजल्टेंट भी ए हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो इसका रिजल्टेंट भी हमारे पास ए है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास ए है। तो the angle between the two vectors will be, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, ये दोनों वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड ए है, जो इसका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी ए है। तो आप इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें कि इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा। ये स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आपको ये एक हेल्पिंग टिप मैं दे रहा हूं, और वो ये है कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आइडिया होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स भी सेम होंगे और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर है, ये तीनों बराबर है, और ट्रायंगल के दरमियान एंगल कितना होता है, सम ऑफ द ऑल ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप एक एंगल को दूसरे एंगल के साथ और तीसरे एंगल के साथ ऐड करें तो आपके पास सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें एंगल सेम है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तीनों एंगल हमारे पास कितने हैं, 60 डिग्री है। अब इस चीज को जहन में रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं, मैं ये वेक्टर ए है मेरे पास और मैं इसको ऐड कर रहा हूं यहां पे, तो हमारे पास जब ये रिजल्टेंट आएगा तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि मैं वेक्टर को इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकता। ये अगर ए वेक्टर है, ये दूसरा भी ए वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट है, तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेक्टर ए ड्रॉ करूंगा और बजाय इसके कि इस वेक्टर को और नीचे ले आऊं, मैं इसको जरा ऊपर ले जाता हूं, तो ये वेक्टर मैं इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं, ये वेक्टर ए, और ये रिजल्टेंट हमारे पास, ये तीसरा वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट हो गया। अगर आप देखें तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के बराबर ही है, तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब यहां पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के दरमियान तो एंगल हमारे पास 60 डिग्रीज होते हैं, तीनों एंगल्स हमारे पास कितने हैं, 60 डिग्रीज होते हैं। तो आप इस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूं कि ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप इसके दरमियान एंगल फाइंड करें, तो एंगल आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? याद रखिए, एंगल आप फाइंड कर सकते हैं कि आपने ये वेक्टर ए ड्रॉ करना है और वेक्टर बी आपने कहां पे ड्रॉ करना है। वेक्टर बी में यहां पे ड्रॉ करूंगा कि दोनों वेक्टर्स का टेल हमारे पास एक कॉमन पॉइंट पे हो, दोनों का टेल कहां पे हो, कॉमन पॉइंट पे हो,
तभी मैं इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर सकता हूं। यही पे वो ट्रिक है। और ये बात आप याद रखें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल, ये पूरा एंगल हमारे पास किस चीज के बराबर है? ये 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर 180 से मैं ये 60 माइनस कर दूं तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर और बी और इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास ए के बराबर है। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? वो 120 डिग्री है, वो 60 डिग्री नहीं है। क्योंकि एंगल आप उस वक्त फाइंड कर सकते हैं जब आप दो वेक्टर्स ड्रॉ करें और दोनों वेक्टर्स के टेल एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट करें, तो फिर आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे आपको दोनों ऑप्शन गिवन है, लेकिन आपने इस बात को आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि एंगल में दो वेक्टर के दरमियान उस वक्त फाइंड कर सकता हूं जब दोनों वेक्टर्स के टेल एक कॉमन पॉइंट पे हो, तब मैं दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड कर सकता हूं। तो अगर मैं एक कॉमन पॉइंट पे इसके टेल को ड्रा करूंगा तो वेक्टर इस तरह मैं ड्रा कर सकता हूं। और यहां पे मैंने आपको बता दिया कि टोटल एंगल 180 है, तो 180 से आप अगर 60 माइनस कर दे तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान आपके पास एंगल क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ओके डियर स्टूडेंट, फोर्थ एमसीक्यू आपका एक सिंपल एमसीक्यू है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर आपको गिवन है 2i in x axis direction, j in y axis direction and 2k in z axis direction। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 9 होगा, 5 होगा, 3 होगा या 1 होगा। ये हेल्पिंग टिप आप याद रखिए कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है तो उसके तीन कंपोनेंट बनते हैं, इन x axis, y axis एंड z axis। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूं तो a स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास x एक्सिस का स्क्वायर प्लस y एक्सिस का स्क्वायर प्लस z एक्सिस का स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो a हमारे पास बराबर होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को आपने यूज करना है। हमारे पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर है अंडर द रूट a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर। तो a हमारे पास बराबर है, यहां पे आप देखिए x एक्सिस में कितनी वैल्यू है? 2 स्क्वायर प्लस y एक्सिस में आपके पास 1 है तो 1 स्क्वायर और z एक्सिस में आपके पास 2 है तो 2 स्क्वायर। तो यहां पे आप देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4। तो इससे हमारे पास आ रहा है 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर द रूट 9 और इससे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा? वो ऑप्शन सी 3 होगा। ओके डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 एक सिंपल एमसीक्यू है, बिल्कुल एमसीक्यू नंबर 4 की तरह, कि आपको कहा गया है व्हेन fx is equal to 3 न्यूटन एंड f is equal to 5 न्यूटन देन fy is equal to, ये आपने fy की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। हेल्पिंग टिप आपका इस एमसीक्यू के लिए ये है कि आपके पास अगर एक वेक्टर हो और आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करें तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको हम fx से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम fy से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि फोर्स को मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, fx और fy में। तो यहां पे आप अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहे तो f स्क्वायर बराबर होगा fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर के। इसी फार्मूले को मैंने यूज करना है कि हमारे पास f स्क्वायर बराबर है fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए तो fx आपको गिवन है और ये f भी आपको गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है? fy आपने फाइंड करना है। तो यहां पे आप देखिए f की जगह आप क्या पुट करें? 5 न्यूटन। तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू fx की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है, तो ये 3 स्क्वायर बन जाएगा और fy स्क्वायर ये अपनी जगह पे आप इसको लिख लें। फिर हमारे पास 5 5 25 माइनस 3 स्क्वायर से 9 आ जाएगा, इसको आप इस साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा fy स्क्वायर। और fy स्क्वायर अगर आप 25 से 9 माइनस कर दे तो ये 16 बन जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि fy की वैल्यू फाइंड करें, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो fy हमारे पास बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो ये हमारे पास 4 के बराबर होगा और 4 आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके डियर स्टूडेंट, आपका है एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 एक बहुत टेक्निकल एमसीक्यू है, तो इसको आपने गौर से समझने की कोशिश करनी, ठीक है। आपसे ये कहा गया है कि ए मीटर स्टिक, 1 मीटर स्टिक है हमारे पास,
1 मीटर स्टिक का मतलब क्या है कि इसका लेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर हमारे पास किस चीज के बराबर है, वो है 100 सेंटीमीटर की। तो ये इसका पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर है। इज सपोर्टेड बाय ए नाइफ एज एट 50 सेंटीमीटर। इस 50 सेंटीमीटर पे हमारे पास एक नाइफ एज है, बिल्कुल दरमियान पे 50 सेंटीमीटर पे ये सपोर्टेड है, ठीक है। इसका पूरा लेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। RF hangs masses of 0.40 kg and 0.60 kg from 20 centimeter and 80 centimeter marks। अगर मैं यहां से इसको अपना रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो यहां से 0.40 और ये 0.60 0.40 20 सेंटीमीटर पे, तो यहां से 20 सेंटीमीटर तकरीबन ये बनता है ये पॉइंट। यहां पे RF क्या करता है, एक मास यहां पे रख देता है और उस मास का वजन कितना है 0.40 kg और कितने फासले पे 20 सेंटीमीटर पे। तो यहां से हमारा फासला कितना है, ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, या इसको मैं 0.2 मीटर भी कह सकता हूं। और 0.60 वजन को वो कहां पे रखता है, यहां से 80 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 20 सेंटीमीटर पे है, ये 50 सेंटीमीटर पे है, और ये हमारे पास तकरीबन यहां पे हमारे पास 80 सेंटीमीटर पे वो क्या कर देता है 0.60 kg वजन रख देता है। तो ये बात आप यहां पे इस फिगर को देख के डियर स्टूडेंट्स आप ये समझने की कोशिश करें कि ये दरमियान वाला पॉइंट है, यहां पे उसने ज्यादा वजन रख दिया, यहां पे कम वजन है। तो ये स्केल जो है ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये स्टिक नीचे की तरफ इस साइड पे आएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वेयर शुड RF हैंग द थर्ड मास ऑफ 0.3। अगर मैं 0.3 kg इस साइड पे रखूंगा, इस नाइफ एज से इस साइड पे, तो ये और भी नीचे आ जाएगा। मैंने इसको बैलेंस रखना है, तो 0.3 kg को मैं इस साइड पे रखूंगा। लेकिन अब 0.3 kg को मैं कितने फासले पे रखूं, यहां पे तो मैं रखूंगा जरूर, क्योंकि ये इस साइड पे नहीं रख सकता, वो फिर और नीचे आ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ये 0.3 kg भी इसी साइड पे मुझे रखना है। लेकिन वो फासला कितना है, कितने फासले पे मुझे रखना है ये 0.3 kg, ये आप बताएं कि RF इसको 0.3 kg वजन को कितने फासले पे रखे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने हेल्पिंग टिप ये दे दिया है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज स्टार की बराबर है सम ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज स्टार की, या एंटी क्लॉकवाइज स्टार भी आप कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आप यहां पे देखें तो ये एक मास है और इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगी अराउंड दिस पॉइंट, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और ये मास जो टार्क प्रोवाइड करेगा ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा। और ये जो इसमें जो टार्क प्रोवाइड होगी या टार्क पैदा होगी ये भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ये घड़ी के डायरेक्शन में है और ये दोनों मासेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो अब जो फार्मूला यहां पे मैंने लिखा है कि सम ऑफ द क्लॉकवाइज स्टार वो हमारे पास बराबर है सम ऑफ द काउंटर क्लॉकवाइज स्टार। इसी फार्मूले को मुझे यूज करना है, लेकिन उससे पहले आप जरा ये बात याद रखिए कि चूंकि यहां इस पॉइंट से ये टार्क प्रोड्यूस हो रही है अराउंड दिस पॉइंट, तो इसीलिए मुझे इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट कंसीडर करना है और सारे डिस्टेंस मुझे इसी पॉइंट से लेने हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहां पे जो क्लॉकवाइज टार्क प्रोवाइड कर रहा है जो मास, यहां से यहां तक फासला कितना है, देखिए ये 50 सेंटीमीटर पे है, ये 80 सेंटीमीटर पे है, तो 50 और 80 के दरमियान कितना फासला है, 30 सेंटीमीटर फासला है, या 0.3 मीटर फासला है हमारे पास। तो क्लॉकवाइज टार्क जो प्रोवाइड हो रहा है 0.6 kg से, यहां पे ये मास है, अगर आप इसको g के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा ये वेट बन जाएगा। लेकिन g यहां पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे भी करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। तो यही 0.6 kg, इसको मैं मोमेंट आर्म, ये इसका मोमेंट आर्म है, 0.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरे पास क्लॉकवाइज टार्क बन जाएगा। अब जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है या काउंटर क्लॉकवाइज टार्क है वो दो मास की वजह से है। एक ये मास है 0.4 kg और इसका जो मोमेंट आर्म है वो मुझे पता है। देखिए
यहां से यहां तक फासला 20 सेंटीमीटर है और इसके दरमियान फासला कितना होगा? अगर यहां से 50 सेंटीमीटर है और ये 20 है, इस 20 को आप इससे माइनस कर दे तो ये फासला आपके पास क्या रह जाएगा? ये फासला आपके पास, यहां पे मैं इसको बना दूं, ये फासला आपके पास रह जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां तक 20 है और 20 और 50 के दरमियान कितना फासला है? 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर भी मैं इसको कह सकता हूं। तो 0.4 kg इसका मोमेंट आर्म कितना है? वो 0.3 मीटर है हमारे पास। इसी तरह जो 0.3 kg है, 0.3 kg वो कितना, उसका मोमेंट आर्म कितना है? तो वो मोमेंट आर्म तो मुझे फाइंड करना है, यही डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है कि आरिफ इस मास को किस पोजीशन पे रखे। तो इसके लिए मैं x अपने यहां पे मैं x लिख देता हूं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 6 3 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.18 और इससे हमारे पास आ जाएगा 0.12 और प्लस 0.3x। अगर आप इसको इस साइड पे ले आए तो ये 0.06 बन जाएगा, क्योंकि 0.18 से आप माइनस कर दे 0.12 को और ये आपके पास आ जाएगा 0.3x। अगर आप 0.3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.06 डिवाइड बाय 0.3 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.2 मीटर आपके पास आ जाएगा या 20 सेंटीमीटर। अब आपको ये ऑप्शंस गिवन है इस एमसीक्यू के लिए कि 20 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, जब आपके पास ये 20 सेंटीमीटर आ जाए और आप अगर इसको डायरेक्टली इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले तो ये ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये बात आप गौर से सुने कि ये ऑप्शन क्यों हमारे पास एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहां पे आप देखिए, आपने ये फासला फाइंड किया कि ये मास 20 सेंटीमीटर फासले पे हमें इस जो मीन पॉइंट है इससे 20 सेंटीमीटर के फासले पे हमें रखना चाहिए, लेकिन हम सारे जो मेजरमेंट करते हैं वो इस पॉइंट से मैंने सारे मेजरमेंट किए हैं कि इस पॉइंट से 20 सेंटीमीटर फासले पे एक मास है और फिर 50 सेंटीमीटर फासले पे हमारे पास 9 एज है और फिर 80 सेंटीमीटर के फासले पे हमारे पास 0.6 kg है। तो इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस कंसीडर करना है। तो यहां से आप देखिए कि यहां से ये मास कितने फासले पे है? ये 20 सेंटीमीटर इस मास और इस मीन पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है। यहां से डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, अगर यहां से 9 इंच तक डिस्टेंस हमारे पास 50 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास इस मास और मीन पॉइंट के दरमियान या 9 इंच के दरमियान डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर से अगर आप 20 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये फासला आपके पास क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपने यहां से इस मास का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस मीन पॉइंट से इस मास तक डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारे पास कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, आपका 7th एमसीक्यू ये है कि इफ ax is equal to 1.5 सेंटीमीटर, ay is equal to -1 सेंटीमीटर, in which quadrant do the vector a point? इसका हेल्पिंग टिप ये है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ आपके सामने तो ये बात आप याद रखें कि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, x और y, x और y और x और y। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बात आप याद रखें कि यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। अब आप देखिए, ये x वाला कंपोनेंट है और ये क्या है? ये पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव है। और y वाला कंपोनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखिए कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव कहां पे होती है? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? वो हो गया ऑप्शन डी। सो डियर स्टूडेंट, आपका 8th एमसीक्यू ये है कि वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a डॉट वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू, आपको चार ऑप्शंस गिवन है 0 1 a b और a स्क्वायर b।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक हेल्पिंग टिप दिया है। ये हेल्पिंग टिप हमारे पास बेसिकली है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो a क्रॉस b, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, तो इसका रिजल्ट आपके पास एक थर्ड वेक्टर आएगा। ये बात आप याद रखिए कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको रिजल्टेंट एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, उसको हमने नाम दिया है वेक्टर c। और ये बात याद रखिए कि दिस वेक्टर c विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसी बात को जहन में रखते हुए अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, वेक्टर a डॉट, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर c आएगा। तो इसको मैं a b की जगह में क्या लिख दूं, वेक्टर c, दिस इज वेक्टर c। और वेक्टर a डॉट c हमारे पास किस चीज के बराबर है, वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू ac cos थीटा। अब यहां पे हमारे पास थीटा है, तो a और c के दरमियान एंगल कितना होगा। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर c इन दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि वेक्टर c और वेक्टर a के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू ac cos ऑफ 90 डिग्री। सो AC और cos ऑफ 90 डिग्री हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो वेक्टर A डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A विच इज 0। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 9 ये है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, दो फोर्सेस एक बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं 20 न्यूटन और 50 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स 1 है, ये आपके पास फोर्स 2 है। Which of the following forces cannot be resultant of two forces? अगर इन दो फोर्सेस को हम अप्लाई करें तो इनमें से कौन रिजल्टेंट नहीं हो सकता। बाकी तीन हो सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये दो हेल्पिंग टिप दिए हैं। ये बात आप याद रखें कि जब भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो, इस तरह 20 न्यूटन है हमारे पास और 50 न्यूटन है हमारे पास, तो इसका रिजल्टेंट इसको हमने कब ऐड करना है, हमने उस वक्त ऐड करना है जब एक, और सब्ट्रैक्ट हमने कब करना है जब आपके पास दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो। लेट्स से अगर 50 न्यूटन राइट और 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई हो रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने 50 न्यूटन से माइनस करना है 20 न्यूटन, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 न्यूटन। तो अगर एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, वो 70 न्यूटन आ सकती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो दोनों फोर्सेस, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, वो 30 न्यूटन हो सकती है। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास 70 न्यूटन इसका पॉसिबल है क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और 40 न्यूटन भी इन दोनों रेंजेस के दरमियान में आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास पॉसिबल है। हमारे पास ये भी रिजल्ट हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैन नॉट बी रिजल्ट, एक ऐसा ऑप्शन आप निकालें जो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो सकता, तो ये भी रिजल्टेंट हो सकता है। इस तरह आप 30 न्यूटन को देखें तो 30 न्यूटन इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये भी पॉसिबल है। अगर आप 20 न्यूटन को देखें तो 20 न्यूटन इसके रेंज में नहीं आता, इसका मिनिमम रेंज 30 है, मैक्सिमम रेंज 70 है। 20 न्यूटन आउट ऑफ रेंज है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन ए। ओके डियर स्टूडेंट, आपका 10th एमसीक्यू ये है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर से a और b इज 0, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं इनका, जिस तरह यहां पे मैंने हेल्पिंग टिप में आपको दिखा दिया है a डॉट b, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट इनका निकालूं तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किस चीज के बराबर है, ab cos थीटा के बराबर है। तो आप बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मतलब है, a क्रॉस b। अगर a डॉट b का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है, तो a डॉट b का रिजल्ट आपके पास कब 0 होगा, ये बात आप याद रखें कि a डॉट b हमारे पास बराबर है ab cos थीटा के, और जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो तो हमारे पास cos 90 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। यहां पे आप कैलकुलेटर पे ये देख सकते हैं कि cos 90 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर है। तो जब थीटा 90 डिग्री होगी तब ये 0 के बराबर होगा, जब a और b के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब हमें पता है कि a और b के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। यहां पे आप देखिए, आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है,
ए डॉट बी ये हमारे पास बराबर है ए बी कॉस थीटा के। अब ये कब जीरो होगा, ये डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगा, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये जीरो होगा, क्योंकि ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री हमारे पास किस चीज के बराबर है, कॉस ऑफ 90 डिग्री हमारे पास जीरो के बराबर है। तो जब ये जीरो होगा तो आपके पास ए बी मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो इससे रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल क्या है, वो एंगल है 90 डिग्री। तो अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर है, ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर है ए बी साइन थीटा के। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट बराबर है ए बी कॉस थीटा के, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है ए बी साइन थीटा के। अब हमें पता है कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो जब मैं यहां पे 90 पुट करूंगा ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन 90 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ए बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वो होगा ए बी के बराबर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 11 ये है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। आप दो फोर्सेस को ऐड करें तो उससे रिजल्ट आपके पास आएगा 16 न्यूटन। इसका मतलब है कि हमारे पास लेट्स से एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स हमारे पास क्या है, वो है F2। इन दोनों फोर्स को अगर हम ऐड करें तो F1 और F2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है, अगर वो हमारे पास 8 न्यूटन हो तो and its direction is perpendicular to the minimum force। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पे मैंने ये हेल्पिंग टिप आपको दिया है कि रिजल्टेंट मिनिमम फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट मिनिमम फोर्स के साथ 90 एंगल बना रहा है, तो दूसरा फोर्स हमारा किस तरह होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा दूसरा फोर्स होगा F2। तो यहां पे मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं कि ये हमारे पास एक फोर्स है F1 और इसको मैं मिनिमम फोर्स कंसीडर करता हूं, क्योंकि रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है और ये हमारे पास वो मैक्सिमम फोर्स है। और इन दोनों फोर्सेस को F1 और F2 को ऐड करके हमारे पास 16 न्यूटन है और रिजल्टेंट हमारे पास 8 न्यूटन के बराबर है। ये आपके पास कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो जब भी आपके पास ट्राइंगल में 90 एंगल बने तो उस ट्राइंगल पे आप पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। तो F1 F2 और रिजल्टेंट की वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास F2 है तो ये F2 स्क्वायर बन जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास रिजल्टेंट है तो ये हमारे पास रिजल्टेंट स्क्वायर बन जाएगा, और F1 हमारे पास बेस है तो इसकी जगह हम F1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे आप देखिए, अब F2 की वैल्यू में क्या पुट करूं, यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन है कि F1 प्लस F2 हमारे पास बराबर है 16 न्यूटन के। तो F2 की वैल्यू मैं किस तरह निकाल सकता हूं, F2 हमारे पास बराबर होगा 16 माइनस F1 के। तो इस F2 की जगह मैं अगर पुट करूं 16 माइनस F1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। तो 16 स्क्वायर से हमारे पास आ रहा है 256 प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32 F1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। यहां पे आप देखिए, ये F1 स्क्वायर ये इस F1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको आप इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या रह गया, इस माइनस 32 को आप इस साइड पे ले आए तो ये 32 F1 बन जाएगा, और आपके पास 256 माइनस 8 8 64 ये आपके पास आ रहा है। 192 इज इक्वल टू 32 F1, और अगर आप 32 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 192 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 6 न्यूटन आपके पास ये फोर्स आ रहा है। तो अब आपके पास इक्वेशन में आप देखें, ये F1 की वैल्यू आपके पास आ गई 6 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू हमारे पास 6 न्यूटन है। अगर इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं, यहां पे आप देख सकते हैं F2 अपनी जगह पे होगा और
3 माइनस if 1 की जगह आप 6 न्यूटन पुट करें तो if 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 न्यूटन। तो एक फोर्स जो मिनिमम फोर्स है, यहाँ पे मिनिमम फोर्स ये हमारे पास किसके बराबर है, 6 न्यूटन के बराबर है, और जो मैक्सिमम फोर्स है वो हमारे पास 10 न्यूटन के बराबर है। तो 6 और 10 हमारे पास ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 12 ये है कि फाइंड द मास ऑफ अनइवन रॉड शोन इन द फिगर। ये फिगर है, आपको एक अनइवन रॉड गिवन है, इसमें आपने मास की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको ये भी कहा गया है इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये एंड ए से 14 सेंटीमीटर के फासले पे है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आप याद रखिए कि यहां पे आपको एक और मास भी गिवन है, और इस मास की वजह से अबाउट दिस पॉइंट एक टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये मास हमारे पास अबाउट दिस पॉइंट टार्क प्रोड्यूस करेगी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहां पे बेसिक फार्मूला यूज करेंगे कि क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टार्क। अब क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास किस मास की वजह से, 80 ग्राम की वजह से है, और इसका मोमेंट आर्म अबाउट दिस पॉइंट कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब काउंटर क्लॉकवाइज टार्क जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस मास की वजह से है, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और इसका मोमेंट आर्म कितना है। तो देखिए यहां पे आपको इस पॉइंट से एंड ए तक डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एंड ए तक डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये टोटल 30 सेंटीमीटर है, इससे आप ये 14 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, और ये कितना होगा, ये होगा 16 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 2 1600 इज इक्वल टू 16 m। अब आप 16 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा 1600 डिवाइड बाई 16 विच इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 13 ये है कि द फॉलोइंग डायग्राम शो यूनिफॉर्म रॉड। आपको 4 रॉड्स गिवन हैं, और हर एक रॉड पे 2 फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि विच डायग्राम शोज रॉड इन इक्विलिब्रियम, इसमें से कौन सा रॉड इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप इस फोर्स को देखें तो ये किस डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में अराउंड दिस पाइवट पोजीशन, इस डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओवरऑल ये रॉड हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इसलिए ये रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे ये फोर्स बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर है, इसलिए ये फोर्स कोई भी टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगी, और ये फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करेगी, और ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर आप फिगर डी को देखें तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है टार्क प्रोड्यूस करेगी, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करेगी, और आपके पास ओवरऑल ये रॉड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। अगर आप फिगर सी को देखें तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड दिस पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टार्क प्रोड्यूस करेगी, और ये फोर्स हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करेगी। ये इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और आपका ये रॉड इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 14 ये है कि फॉर विच एंगल द इक्वेशन a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b इज करेक्ट। तो अब आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है, और इसका हेल्पिंग टिप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि a डॉट b हमारे पास बराबर है a b cos थीटा के, और a क्रॉस b हमारे पास बराबर है a b sin थीटा के। तो अगर इस इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ पे लिखूं कि a वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये हमारे पास बराबर है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो ये हमारे पास बराबर है a b cos थीटा के, और a क्रॉस b हमारे पास बराबर है a b sin थीटा के।
अब अगर मैं ए बी कॉस थीटा को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास बन जाएगा ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाय ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा हमारे पास बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ 1। जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर है 45 डिग्री और आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके डियर स्टूडेंट, आपका लास्ट एमसीक्यू ये है व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर एज शोन। ये एक व्हील आपको गिवन है और इसका रेडियस 2 मीटर है। रेडियस का मतलब है कि यहां से इस सेंटर से इस तक डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है और इस सेंटर से इस तक डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है। तो आपने नेट टॉर्क फाइंड करना है। हेल्पिंग टिप इस एमसीक्यू का ये है कि आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव कंसीडर करना है, पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने नेगेटिव लेना है। ये बात आप याद रखें। तो अब नेट टॉर्क हमारे पास किस चीज के बराबर है? सो नेट टॉर्क हमारे पास बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड दिस इज द क्लॉकवाइज टॉर्क। तो नेट टॉर्क हमारे पास बराबर होगा नेट टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए ये अबाउट दिस पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉक के अपोजिट साइड पे ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। सो 5 न्यूटन फोर्स है और इसका मोमेंट आर्म कितना है? वो 2 मीटर है। इसी तरह हमारे पास माइनस की अपनी जगह पे होगा और क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क का मोमेंट आर्म कितना है? वो भी 2 मीटर है। तो 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। तो नेट टॉर्क हमारे पास बराबर होगा 10 माइनस 20। तो 10 माइनस 20 से हमारे पास आ रहा है माइनस 10। अच्छा, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये टॉर्क हमारे पास क्या होगा? ये क्लॉकवाइज होगा। नेट टॉर्क जो कि एक साइड पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज पे फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये व्हील क्लॉकवाइज में मूव करेगी। तो आप यहां पे देखिए, आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट में 10 न्यूटन मीटर हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है कि 10 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस होगी और वो किस डायरेक्शन में होगी? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ओके, तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू ये है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहां पे एक बंदा खड़ा है और वो एक बॉल को अपवर्ड इस तरह थ्रो कर देता है एट 19.6 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी क्या है? यहां पे जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप। इस कंप्लीट ट्रिप का मतलब ये है कि यहां से उसने बॉल को फेंका है तो दोबारा यहां तक पहुंचने में इट्स एवरेज स्पीड इज, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग टिप में मैंने आपको ये बताया है कि एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, तो मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां से जब ये बॉल फेंका जाता है तो इस पोजीशन तक, ये फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम मिलेगा? मैं पहले ये टाइम फाइंड करूंगा। इस टाइम को जब मैं फाइंड करूंगा तो उस टाइम के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल टाइम के बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए पहले हम यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ये ले रहा है, पहले इस टाइम को हम फाइंड करते हैं और ये टाइम हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आपको ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहां तक पहुंचने में इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। टाइम आपने फाइंड करना है और जो आपके पास एक्सेलरेशन है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम में कि जिसमें अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, आपने एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेना है और उसकी वैल्यू हमें पता है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AD। यहां पे आप देखें तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT।
अब आप इसको अपवर्ड मोशन दे रहे हैं तो आपने g की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो इसलिए मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं vf इज इक्वल टू vi माइनस gt। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, टाइम आपने फाइंड करना है, g की वैल्यू आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी। यहां पे आप ये बात गौर से सुने कि जब भी आप इस बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये कुछ लम्हे के लिए रुक जाएगा, उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। मैं यहां से यहां तक टाइम फाइंड कर रहा हूं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट पे ये कुछ लम्हे के लिए रुक जाता है, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो जीरो होगी। तो इस इक्वेशन में अगर मैं फाइनल वेलोसिटी जीरो पुट कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है और वो कितनी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, माइनस जी की वैल्यू आपको पता है वो है 9.8 और टाइम हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। अगर मैं 9.8 को इस साइड पे ले आऊं तो ये 9.8 t इज इक्वल टू 19.6 बन जाएगा और t इज इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड। डियर स्टूडेंट, ये 2 सेकेंड कौन सा टाइम है? ये टाइम वो टाइम है जब आप बाल को फेंकते हैं और ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में ये 2 सेकेंड ले रहा है। अब हमें पता लग गया है कि ये यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकेंड ले रहा है, तो यहां से फिर इस दूसरे फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में भी 2 सेकेंड ही लेगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में भी ये 2 सेकेंड ही ले रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल टाइम ये कितना ले रहा है इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में, तो ये टोटल 4 सेकेंड ले रहा है। इसलिए टोटल टाइम हमारे पास क्या हुआ, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 से प्लस 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक पहुंचने में ये 4 सेकेंड ले रहा है। तो हमने टोटल टाइम फाइंड कर लिया। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डिस्टेंस के लिए भी हम वही क्राइटेरिया यूज करेंगे कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है। जब हमें इस डिस्टेंस का पता चलेगा तो फिर उस डिस्टेंस को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं और वो है इस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन आपने कौन सी लेनी है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेनी है और चूंकि ये अपवर्ड मोशन है इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं इस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ और a की जगह मैं लिखूंगा माइनस g और ये t स्क्वायर अपनी जगह पे होगा। अब इस इक्वेशन को आप देखें तो ये इस आपने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको 19.6 गिवन है, टाइम आपके पास आ गया है 2 सेकेंड और g की वैल्यू आपको पता है माइनस 9.8। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो इनिशियल वेलोसिटी 19.6 बन जाएगी और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड प्लस हाफ, यहां पे मैं पुट करूंगा माइनस 9.8 और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 आपके पास इस 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है और आपके पास इस इज इक्वल टू 19.6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 19.6। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 19.6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 19.6 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर। अब ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, इसी डिस्टेंस को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 19.6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 39.2। 2 6 are 12 और 2 को जब आप 19.6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 39.2। अब आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए आपको एक टोटल टाइम रिक्वायर्ड है और एक टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास है टोटल डिस्टेंस, तो दोनों चीजें हमारे पास आ गई है। अब आप यहां पे टोटल डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें 39.2 और टोटल टाइम की जगह आप पुट करें 4 सेकेंड, तो मैं एवरेज स्पीड फाइंड कर सकता हूं। एवरेज स्पीड हमारे पास होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 39.2, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, ये हमारे पास टोटल टाइम है। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास एवरेज स्पीड बन जाएगी। तो अब आप ऑप्शंस में देखिए तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 2 ये है कि इफ यू थ्रो ए बॉल डाउनवर्ड, अगर आप एक बॉल को डाउनवर्ड फेंकते हैं देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड, आप इसको इस तरह छोड़ देते हैं तो इमीडिएटली आप बताएं कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। यहां पे आपको ये भी कहा गया है एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस, आप एज्यूम करें कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये बात आप याद रखें कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वो फ्री फॉल मोशन होगा। इसका मतलब ये है कि ये बॉल फ्री फॉल मोशन कर रहा है। जब भी ये बॉल
डाउनवर्ड मोशन करेगी तो इस पे दो तरह के फोर्सेस अप्लाई हो सकते हैं, एक एयर रेजिस्टेंस की और दूसरी ग्रेविटी की फोर्स। अब एयर रेजिस्टेंस को हमने जीरो एज्यूम किया है कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ एक ही फोर्स रह जाती है और वो फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। यहां तक तो ये इस एमसीक्यू का आंसर ये है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर रेजिस्टेंस है हमारे पास, हमने तो ये अज्यूम किया था कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस है, ये एक फ्री फॉल मोशन नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी वैल्यू कम होगी या फिर वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसको जरा आप देखें और आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, या इसकी वैल्यू यही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 3 ये है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। आपको क्या मिलता है जब आप मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड करते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि आप रेट ऑफ मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड करें। तो मोमेंटम हमारे पास किस चीज के बराबर है, मोमेंटम हमारे पास बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम की जगह मैं ये लिख लूं मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिख लूं कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये बराबर है एक्सेलरेशन के। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ma, और मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये बराबर है फोर्स के। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विच इज द फोर्स, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 4 ये है, द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। ये आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है हमारे पास। अब इस ग्राफ के दरमियान जो एरिया है, ये एरिया न्यूमेरिकली हमें किस चीज के बारे में बताता है, तो ये एरिया बेसिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड किया है तो आपको वेलोसिटी मिली है, तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो बेसिकली क्या शो करता है, वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो इसलिए इन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 5 ये है, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां पे आप देख सकते हैं ये एक स्लोप है और ये स्लोप हमें शो कर रहा है कि ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। जितना यहां पे आप देखिए ये 0 सेकंड है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 सेकंड, टाइम के साथ साथ ये स्लोप कम हो रहा है। स्लोप का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज होगी तो क्या पैदा होगा, आपके पास पैदा होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये टाइम के साथ साथ कम हो रही है, सो दिस विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूं, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से ये आपको कहा जाए कि ये वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है, और आपको स्लोप इस तरह दिया जाए, ये आपके पास स्लोप है, स्लोप का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप देखिए ये टाइम के साथ साथ ज्यादा हो रहा है, तो फिर इस केस में आपका जवाब क्या होता, आप कहते कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस वक्त ये कम हो रहा है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इसलिए आप ये याद रखिए कि आपको एमसीक्यूज डिफरेंट आ सकते हैं, आपको ये भी आ सकता है कि वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रही है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ ज्यादा हो रही है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो आप डिप्रिशिएट कर सकते हो। लेकिन इस केस में आपसे नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, इसका आंसर सही आंसर है नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपका सिर्फ एमसीक्यू ये है, a 7 किलोग्राम बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। आपको मास गिवन है, मास हमारे पास कितनी है, वो है 7 किलोग्राम, और आपको एक नेट फोर्स आपको गिवन है, फोर्स हमारे पास कितनी है, वो है 5 न्यूटन, और आपसे क्या मांगा जा रहा है, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। यहां पे आप ये न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू ma, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन और मास हमारे पास है 7 किलोग्राम। तो अगर 5 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपका 7th एमसीक्यू ये है, इज अ यूनिट ऑफ इंपल्स इज।
डियर स्टूडेंट्स, इंपल्स हमारे पास किसके बराबर है? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। कि जब मैक्सिमम फोर्स पर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई हो तो उसको हम इंपल्स कहते हैं। तो इंपल्स हमारे पास बराबर है J इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है? वो है सेकंड। तो इसका यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड, ये इसका यूनिट बन जाता है। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 8 ये है ए बॉल ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम प्लस 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक बॉल है और उसका ओरिजिनल मोमेंटम क्या है? वो है प्लस 4 केजी मीटर पर सेकंड। ये एक बॉल के साथ हिट होता है और हिट होने के बाद दोबारा बाउंस बैक करता है। आपसे कहा जा रहा है कि विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, जब ये दोबारा बाउंस बैक करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी लूज ना होने का मतलब ये है कि इसके मोमेंटम की वैल्यू यही रहेगी 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि बॉल का इनिशियल मोमेंटम अगर 4 केजी मीटर पर सेकंड है तो इसका फाइनल मोमेंटम भी 4 केजी मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन यहां पे आप ये बात याद रखें कि मोमेंटम चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इस डायरेक्शन में जब ये बॉल को हिट कर रहा है इसका मोमेंटम प्लस 4 केजी मीटर पर सेकंड है, तो हिट करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि इसका मोमेंटम माइनस 4 केजी मीटर पर सेकंड है। अब आपसे कहा जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल आप फाइंड करें। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है? -4 और माइनस फार्मूले का है और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास +4 है। तो -4 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -4 इज इक्वल टू -8। अब आपको ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड में ये यूनिट गिवन है, लेकिन जो आंसर्स आपको दिए गए हैं वो न्यूटन सेकंड और न्यूटन सेकंड स्क्वायर में दिए गए हैं। तो अब इसके साथ मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, लेकिन अब मैं आंसर कौन सा दूं? तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आप इस यूनिट को न्यूटन सेकंड में कन्वर्ट करें। और वो हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड को आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर। ये सेकंड और ये सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में स्क्वायर अपनी जगह पे होगा। अब किलोग्राम किस चीज का यूनिट है? ये मास का यूनिट है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? ये एक्सेलरेशन का यूनिट है और सेकंड अपनी जगह पे होगा। मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स और सेकंड अपनी जगह पे होगा। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन एंड सेकंड। सो दिस इज योर यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या है? वो है -8 न्यूटन सेकंड। ये आपका आंसर है। आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका 9th एमसीक्यू ये है, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ s1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, अगर 1 सेकंड में डिस्टेंस s1 हो and s2 is the distance travel in second और दूसरे सेकंड में डिस्टेंस हमारे पास s2 हो, which of the following shows a correct relation between s1 and s2? तो s1 और s2 के दरमियान कौन सा रिलेशन करेक्ट रिलेशन है? आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, A, B, C, D। ये स्टूडेंट्स रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आपको पता है आपको एक्सेलरेशन गिवन है और आपको टाइम भी गिवन है कि 1 सेकंड और 2 सेकंड। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां पे मुझे एक्सेलरेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि मुझे गिवन नहीं है तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 कंसीडर करके इसको मैं खत्म कर सकता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम जनरलाइज इक्वेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें टाइम 1 सेकंड पुट करूं तो s1 हमारे पास आ जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 10, और अगर टाइम में 1 सेकंड यहां पे पुट करूं तो ये 1 स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 1 2 और 5। तो s1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब इसी इक्वेशन को हमने यूज करना है 2 सेकंड के लिए, तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। यहां पे मुझे टाइम क्या पुट करना है? मुझे पुट करना है 2 सेकंड। तो हमारे पास s इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 10 और 2 स्क्वायर टाइम की जगह आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हमारे पास ये s की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर।
इसका मतलब है कि यहां से 2 सेकंड में यहां तक डिस्टेंस कितना कवर होता है, ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर होता है। अब मुझे अगर अलग अलग इस 1 और इस 2 फाइंड करना हो तो इस 1 तो मैंने फाइंड किया, वो 5 मीटर है और 2 सेकंड बाद ये 20 मीटर तक पहुंचना है, तो 1 और 2 सेकंड के दरमियान ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 20 मीटर माइनस 5 मीटर, तो ये क्या कवर करता है, 15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 रेशो इस 2 हमारे पास क्या है, वो है 5 मीटर रेशो 15 मीटर। तो 5 1 are 5 5 3 are 15, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 रेशो 3। 1 रेशो 3 का मतलब है इस 1 रेशो 3:2। तो आप देखिए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका 10th एमसीक्यू ये है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, बिकम्स जीरो, रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीजेस विद टाइम। ये मैंने आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप ये बात याद रखें कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है और वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन कब 0 होता है, उस वक्त होता है जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। स्टूडेंट आपका एमसीक्यू नंबर 11 ये है, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए 490 मीटर हाई क्लिफ। एक 490 मीटर हाई क्लिफ पे एक बंदा खड़ा है और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, जिसकी वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकंड के साथ, वो एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंक देता है। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड है, ग्राउंड तक पहुंचने में इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा। यहां पे मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो वेलोसिटी आपको गिवन है, टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, वो इस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप 100 या 1000 वेलोसिटी भी दे दे, टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड वो इस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम टेकन टू रीच फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस केस में वो इस पे डिपेंड करता है कि इस वक्त हाइट कितनी है, तो हाइट पे डिपेंड करेगा, दूसरा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 100 मीटर पर सेकंड आपको गिवन है, ये एक ट्रिक है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप 100 की बजाय 1000 मीटर पर सेकंड के साथ भी हॉरिजॉन्टली इसको वेलोसिटी दे दे तो टाइम टेकन वो इफेक्टेड नहीं होगा। इसको फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, इस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि चूंकि इनिशियल वेलोसिटी का कोई किरदार नहीं है, इसलिए ये टर्म हमारे पास क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो मैं इक्वेशन को लिख सकता हूं, इस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। यहां पे चूंकि इसकी जगह हाइट है तो मैं लिख सकता हूं H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। अब हाइट हमारे पास क्या है 490 है, इज इक्वल टू हाफ 9.8 T स्क्वायर। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 980 इज इक्वल टू 9.8 T स्क्वायर। आप 9.8 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 980 डिवाइड बाय 9.8। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। आप दोनों साइड पे अंडर रूट ले ले तो आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 490 मीटर हाइट पे है और आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो कितना टाइम लेगा, वो टाइम डिपेंड करता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और हाइट पे, वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये 100 वैल्यू इसलिए हम यूज नहीं करते, चाहे आपको 100 वैल्यू गिवन हो या 1000 वैल्यू गिवन हो, इट डजंट मैटर। तो 10 सेकेंड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। आपका 12th एमसीक्यू ये है कि ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 45 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल को मैं 45 डिग्री पे फेंक देता हूं टू द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसकी इनिशियल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ mv स्क्वायर। यहां पे आपको कहा गया है कि टू द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में वेलोसिटी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Vx से, और Vx हमारे पास बराबर है v cos थीटा के। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
तो डियर स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम एनर्जी कह सकते हैं। एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ mv स्क्वायर। यहां पे आपको कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर मैं यहां पे रिप्लेस करूं तो एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी हाफ mvx स्क्वायर, और vx हमारे पास बराबर है vx इज इक्वल टू v cos थीटा। तो अगर मैं v इसकी जगह v cos थीटा पुट करूं तो e इज इक्वल टू हाफ m, और इसकी जगह अगर आप v cos थीटा पुट करें तो ये v cos थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा। e इज इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर और cos थीटा होल स्क्वायर। आपको एंगल गिवन है कि ये 45 डिग्री पे लॉन्च किया गया है, तो अगर मैं इसकी जगह पुट करूं हाफ m v स्क्वायर और ये cos की जगह मैं यहां पे पुट करूं 45 होल स्क्वायर, ये आप देखें हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। तो E की जगह मैं लिख सकता हूं एनर्जी, ये हाफ mv स्क्वायर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, E के बराबर है। cos 45 हमारे पास बराबर है 0.71, और अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूं तो आपके पास आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू E 0.5। इसका मतलब है कि आपके पास आ जाएगी 0.5 E। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका 13 नंबर एमसीक्यू ये है, टू इंप्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल अप। अगर एक जंपर है और वो अपने जंप को इंप्रूव करना चाहता है, वो ये चाहता है कि वो एक लॉन्ग जंप लगाए, तो आप बताएं कि उसको एंगल कितना रखना चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री? ये मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ किया है। यहां से अगर वो जंप लगाएगा तो इस पॉइंट तक आने में इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रेंज। और रेंज हमारे पास किसके बराबर है? रेंज का फार्मूला ये है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये एंगल कितना रखना चाहिए एक जंपर को ताकि वो एक लॉन्ग जंप लगाए। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रेंज हमारे पास बराबर है v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g n sin 2 थीटा। इसका मतलब है कि रेंज हमारे पास एक वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और एक एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे एंगल के बारे में पूछा गया है। तो अगर मैं सिर्फ एंगल पे कंसंट्रेशन दूं तो sin 2 थीटा कितना होना चाहिए? ये बात आप याद रखिए कि sin थीटा मैक्सिमम कब होगी? जब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। जब आप sin 90 फाइंड करें तो आपको मिलेगा 1। तो इसका मतलब है कि sin आपको मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे देगी। अब इसके साथ मैं क्या करूं? यहां पे मैं कौन सा एंगल पुट करूं? थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि मेरे पास यहां पे sin 90 डिग्री आ जाए? तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहां पे 45 डिग्री पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम sin 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, सो इट विल बिकम sin 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे 45 डिग्री पुट करूं तो मेरे पास sin 90 आ जाएगा। sin 90 का रिजल्ट क्या है? 1 है, विच इज द मैक्सिमम रिजल्ट। जब ये मैक्सिमम होगी तो आपके पास रेंज भी मैक्सिमम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये 45 डिग्री है। तो आपने 45 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे आप ये गलती ना करें कि आप 90 डिग्री को ऑप्शन पे सेलेक्ट ना करें, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है? sin 2 थीटा है। अगर आप यहां पे 90 पुट करते हैं तो ये फिर क्या बन जाएगा? sin 180 बन जाएगा, और sin 180 पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, 45 डिग्री। आपका लास्ट एमसीक्यू ये है कि रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। आपको ये कहा गया है कि आपको दो एंगल्स गिवन है, आप ये बताएं कि किन दो एंगल्स का रेंज सेम होगा। तो इसके लिए हेल्पिंग टिप ये है कि रेंज उन पेयर्स के लिए सेम होगा कि जब आप उनका सम निकाले और सम आपके पास 90 डिग्री आए तो आप इन पेयर्स को ऐड करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 52 और 62 को ऐड करूं तो हमारे पास आएगा 114 डिग्री। इसका सम 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इन दो एंगल्स का रेंज सेम नहीं होगा। अगर आप 80 और 20 को ऐड करें तो आपके पास 100 डिग्री आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप 15 और 18 को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 33 डिग्री, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप 43 और 47 को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपके पास 43 डिग्री का रेंज और 47 डिग्री का रेंज सेम है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 3 के एमसीक्यू समझाने की कोशिश की है। आपको अगर किसी भी एमसीक्यू में किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू।